दोस्तों, समरी हब पर आपका स्वागत है। अगर आप इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं तो मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, ये ऑडियो बुक किसी और ऑडियो बुक की तरह नहीं है। ये कोई मज़ेदार कहानी नहीं जिसे सुनकर आप एंटरटेन हो जाए और फिर अपनी वही पुरानी मीडियोकर जिंदगी में लौट जाए। नहीं, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, आगे बढ़ने का। वापस जाने का कोई टिकट नहीं मिलेगा। या तो आप ग्रो करेंगे या फिर आपको अपनी बर्बादी साफ दिखाई देगी। और हाँ, ये ऑडियो बुक आपको मजा देने के लिए नहीं बनाई गई है, ये आपको बदलने के लिए बनाई गई है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ पाने की आग है। आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वरना आप अभी भी इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे होते, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते, अपने दिमाग को डोपामिन से भरकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते। लेकिन एक बात जान लीजिए, आपका दिमाग आपको धोखा देगा। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, वह मुश्किल चीजों से बचना चाहता है। हो सकता है कुछ देर में आपको बोरियत महसूस होने लगे। आपका दिमाग कहेगा, अरे छोड़ो, बहुत भारी लग रहा है, कुछ और सुनते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन यही तो फर्क है सफल लोगों और औसत लोगों में। जो अपने दिमाग के बहानों में फंस जाते हैं वे अपनी पूरी जिंदगी मीडियोकर बने रहते हैं। जो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वे पूरी दुनिया पर राज करते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप अपने ही दिमाग के गुलाम बने रहेंगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल चीजें भी इतनी आसानी से कैसे सीख लेते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी काबिलियत है या इसके पीछे कोई सीक्रेट है? कभी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हजारों डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी फोकस बना पाते हैं और कुछ लोग कुछ मिनट भी बिना भटके काम नहीं कर पाते? आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे कोई भी इंसान अपनी सोच की सारी सीमाओं को तोड़कर लिमिटलेस बन सकता है? इस ऑडियो बुक में हम इन सभी सवालों का जवाब खोजने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सीधा जवाब नहीं दूंगा, नहीं, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। इस सफर में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो आपकी आंखों के सामने था लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। वो सब सुनने को मिलेगा जो आपको किसी ने नहीं बताया। और शायद पहली बार आप खुद को एक ऐसे सच का सामना करते हुए पाएंगे जिससे अब तक आप बचते आ रहे थे। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? समरी हब पर यह सफर शुरू हो चुका है। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। अध्याय 1, लिमिटलेस बनो। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग हर चीज इतनी आसानी से कैसे सीख लेते हैं? वो कोई भी स्किल जल्दी से मास्टर कर लेते हैं। उन्हें कोई चीज याद रखने में दिक्कत नहीं होती। वो तेजी से पढ़ते हैं और जो भी काम करते हैं उसमें एक्सीलेंस ले आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं। उन्हें चीजें याद नहीं रहती, नई चीजें सीखने में दिक्कत होती है और जब भी कोई बड़ा चैलेंज आता है वो हार मान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, शायद वो लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं। लेकिन सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी जेनेटिक्स नहीं, बल्कि उनकी माइंडसेट और उनके लर्निंग टेक्निक्स हैं। हाँ, सही सुना आपने। इस दुनिया में कोई भी इंसान जीनियस पैदा नहीं होता, बल्कि जीनियस बनाया जाता है। जिम क्विक कहते हैं, ऑल लिमिट्स आर लर्न्ड, द ओनली लिमिट्स दैट एग्जिस्ट आर द वंस वी चूज टू बिलीव इन। यानी हमारी लिमिट्स असल में असली नहीं होती, हम खुद उन्हें सच मान लेते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप किसी भी लिमिट को तोड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपके दिमाग की असली पोटेंशियल अभी तक अनलॉक ही नहीं हुई है। जो चीजें आपको मुश्किल लगती हैं वो असल में आपकी सोच की वजह से मुश्किल है, ना कि आपकी काबिलियत की वजह से। जब हम बच्चे होते हैं तो हम सब कुछ सीख सकते हैं, एक नई भाषा, नई स्किल्स, नए खेल, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं समाज हमें सिखाने लगता है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हारी मेमोरी वीक है, तुम मैथ्स में अच्छे नहीं हो। और धीरे धीरे हम इसे सच मान लेते हैं। लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। जिम क्विक न्यूरोसाइंस की मदद से ये साबित कर चुके हैं कि हमारा दिमाग हर दिन नया बन सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारा दिमाग कभी भी चेंज हो सकता है
नया सीख सकता है और अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। सवाल ये नहीं है कि आप सीख सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप सीखना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को रिसेट करना होगा। आपको उन बिलीव्स को तोड़ना होगा जो आपको रोक रही हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, बस आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। आपको तेजी से पढ़ना नहीं आता क्योंकि आपको कभी टेक्निक्स ही नहीं बताई गईं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपको कोई भी किताब सिर्फ कुछ घंटों में समझ आ जाए, अगर आपको जो भी नाम, जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो हमेशा के लिए याद रह जाए, अगर आप दुनिया के सबसे स्मार्ट और तेज लर्नर्स में से एक बन जाएं, आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में पॉसिबल है? तो इसका जवाब है 100% हाँ। लेकिन इसके लिए आपको फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आना होगा और ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है अगर मैं सीखने का सही तरीका समझ जाऊं तो मुझसे सब कुछ हो सकता है। अब आपको एक डिसीजन लेना है। क्या आप भी उन लोगों में से एक बनना चाहते हैं जो हमेशा कहते हैं काश मैं भी ऐसा कर पाता, या फिर आप उन लोगों में से बनना चाहते हैं जो एक्शन लेते हैं, अपनी लिमिट्स को तोड़ते हैं और अपनी असली ताकत को अनलॉक करते हैं? याद रखिए, आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और जो बातें आप खुद से कहते हैं वही इसकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। अगर आप खुद को बार बार ये कहेंगे कि मैं चीजें याद नहीं रख पाता, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मैं कुछ भी तेजी से सीख सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। अब सोचिए, आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें सब कुछ तेजी से बदल रहा है। जो स्किल्स आज वैल्यूएबल हैं वो अगले कुछ सालों में इरेलेवेंट हो सकती हैं। जिस कंपटीशन का आपको आज सामना करना पड़ रहा है वो कल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, बल्कि सवाल ये है आप कितनी तेजी से सीख सकते हैं। अगर आप तेजी से सीख सकते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल सकते हैं। आप कोई भी नई स्किल अडॉप्ट कर सकते हैं, आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने दिमाग को लिमिटलेस बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सीखना सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने का नाम नहीं है। अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही सब कुछ होती तो हर इंसान जो किताबें पढ़ता वो जीनियस बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंफॉर्मेशन बिना सही एग्जीक्यूशन के बिल्कुल यूजलेस होती है। इसीलिए जिम क्विक कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो सवाल यह है कि सीखने की असली ताकत कैसे हासिल की जाए। सबसे पहली चीज, अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करना। अगर आप दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे डल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से एक्टिवेट करते हैं तो ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। दूसरी चीज, फोकस। फोकस आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है। डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, ये सब आपके दिमाग को इतना स्कैटर कर देते हैं कि आप एक जगह पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। लेकिन अगर आप अपने फोकस को मास्टर कर लेते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट को गहराई से सीख सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी भी चीज पर लेजर लाइक फोकस लगा सकें तो आप कितनी जल्दी किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते हैं। तीसरी चीज, राइट टेक्निक्स। अभी तक हमें किसी ने सही से पढ़ने, याद रखने या तेजी से सीखने की टेक्निक्स नहीं सिखाई। हम वही ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हैं जो सालों पहले बनाए गए थे। लेकिन जिम क्विक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स को यूज करते हैं जिससे लर्निंग सुपर फास्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई भी जानकारी याद रखनी है तो उसे सिर्फ रटने की बजाय विजुअलाइज करें, उसे किसी कहानी से जोड़ें, उसे इमोशंस से कनेक्ट करें। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई इंफॉर्मेशन हमारी इमोशन से जुड़ जाती है तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपको जो भी चीज सीखनी हो वो इतनी जल्दी और आसानी से याद हो जाए कि आप उसे कभी न भूलें। अगर आप कोई भी स्किल इतनी तेजी से सीख सकें कि बाकी लोग सोच भी न सकें। अगर आपका दिमाग सच में लिमिटलेस बन जाए, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये रियल है।
और इसे हकीकत में बदलने का तरीका आपके ही हाथ में है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अब यह मत कहिए कि कल से शुरू करूंगा। कल कभी नहीं आता, एक्शन अभी लेना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप खुद को एक ऐसे लेवल तक ले जाने के लिए रेडी हैं जहां कोई लिमिट ना हो? अगर हां, तो अभी से शुरू कीजिए। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़िए, अपने फोकस को मास्टर कीजिए, सही टेक्निक्स को अपनाइए और सबसे जरूरी बात, अपने दिमाग को एक नई पहचान दीजिए। याद रखिए, आपका दिमाग अनलिमिटेड है, अब बस आपको उसे अनलॉक करना है। अध्याय 2, यह अभी क्यों जरूरी है? क्या आपको लगता है कि दुनिया आज भी वैसे ही चल रही है जैसे 10 या 20 साल पहले चल रही थी? अगर आपका जवाब हां है, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आज का दौर पहले से बिल्कुल अलग है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया, तो आप पीछे छूट जाएंगे। यही वजह है कि सीखने की यह नई अप्रोच, यह लिमिटलेस माइंडसेट, ये सुपर लर्निंग अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। आज नॉलेज की कोई कमी नहीं है। हर इंफॉर्मेशन आपकी उंगलियों पर है, बस एक क्लिक और दुनिया की कोई भी जानकारी आपके सामने। लेकिन सोचिए, अगर नॉलेज इतनी आसानी से अवेलेबल है, तो फिर भी इतने कम लोग इसे क्यों यूज कर पाते हैं? असल में सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। असली खेल नॉलेज को प्रोसेस करने, अब्जॉर्ब करने और उसे अप्लाई करने का है। और यहीं पर आपका ब्रेन पावर गेम चेंजर बन सकता है। आज के समय में सबसे वैल्यूबल स्किल क्या है? कोडिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, राइटिंग? नहीं, सबसे बड़ी स्किल है तेजी से सीखने की एबिलिटी। अगर आप जल्दी सीख सकते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। कोई भी कंपटीशन आपको हरा नहीं सकता। आप जितना तेज सीखेंगे, उतना ही तेज आगे बढ़ेंगे। जिम क्विक कहते हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ द 21st सेंचुरी। अब सोचिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी, वो लोग जो स्टक रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो हर दिन कंप्लेन करते हैं, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली, मेरी किस्मत खराब है। ये वही लोग हैं जो हर बदलती चीज से डरते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई, अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोई नया स्किल सीखना है, अरे मुझसे नहीं होगा। और फिर दूसरी कैटेगरी, वो लोग जो हर बदलाव का फायदा उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई, वाह, इसे सीखकर आगे कैसे बढ़ूं? कोई नई स्किल सीखनी है, चलो चैलेंज लेते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका दिमाग हर चीज सीख सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। अब सवाल ये है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? अगर आप स्टक रहने वालों में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने वालों में आना चाहते हैं, तो आपको अभी से एक्शन लेना होगा। ये सोचने का समय नहीं है कि कल से सीखूंगा, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। That one day is today। दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी। लोग आपको कहेंगे कि इतना एम्बिशियस मत बनो, इतना ओवरथिंक मत करो, आराम से जियो। लेकिन आपको समझना होगा कि जो लोग आपको रोक रहे हैं, वो खुद भी कहीं ना कहीं स्टक हैं। अगर आप उनकी बातें मानेंगे, तो आप भी वहीं रह जाएंगे जहां वो हैं। जिम क्विक कहते हैं, इफ नॉलेज इज पावर, देन लर्निंग इज योर सुपर पावर। अब आपके पास एक मौका है अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करने का। इमेजिन कीजिए, आप किसी भी किताब को 10 गुना तेजी से पढ़ सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले, वो तुरंत याद हो जाती है। आप कोई भी नई स्किल कुछ ही दिनों में सीख सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास यह पावर हो, तो आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ बदलने की बात है। जब आप तेजी से सीखना शुरू करते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ने लगती है, आपके करियर में नए डोर्स खुलते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। इमेजिन कीजिए, 2 दोस्त हैं, अमित और रोहित। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े, दोनों की शुरुआत एक ही जॉब से हुई, लेकिन आज उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है।
अमित अब भी उसी जॉब में स्टक है। हर दिन वही बोरिंग रूटीन, वही सैलरी, वही कंप्लेंट्स। प्रमोशन नहीं मिल रहा, कंपनी मुझे वैल्यू नहीं देती, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। दूसरी तरफ रोहित ने पिछले 5 सालों में इतनी तेजी से प्रोग्रेस किया कि लोग उससे पूछते हैं, तूने ऐसा कैसे किया? वो नई नई स्किल्स सीखता गया। उसने हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की, अपनी खुद की एक कंपनी बनाई और अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। अब सोचिए, दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन इतना बड़ा फर्क कैसे आया? अमित ने सोचा कि उसकी ग्रोथ उसकी कंपनी के हाथ में है। वो यह मानकर बैठ गया कि अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। उसने कभी अपने दिमाग को अपग्रेड नहीं किया, कभी नई स्किल्स नहीं सीखी, कभी अपनी लर्निंग स्पीड को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ रोहित ने समझा कि असली पावर उसके दिमाग में है। उसने ट्रेडिशनल लर्निंग के बजाय स्मार्ट लर्निंग को अपनाया। उसने जिम क्विक के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, तेजी से सीखना, अपनी मेमोरी शार्पन करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना। जब कंपनी में रिसेशन आया और कई लोगों की नौकरी चली गई, अमित डर गया, लेकिन रोहित ने एक नई स्किल सीखी और दूसरी हाई पेइंग जॉब पकड़ ली। जब मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई, अमित ने कहा, यार ये तो बहुत मुश्किल है, और रोहित ने कहा, चलो इसे सीखते हैं। आज अमित उसी जगह फंसा हुआ है और रोहित लिमिटलेस बन चुका है। अब सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं? अमित, जो दुनिया की स्पीड से पीछे रह जाता है, या रोहित, जो अपनी स्पीड को दुनिया से आगे ले जाता है? याद रखिए, इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं और दूसरे वो जो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। अब फैसला आपका है, आप आगे बढ़ेंगे या फिर इंतजार करेंगे। अध्याय 3, आपका दिमाग, आपकी सबसे बड़ी ताकत। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल और शक्तिशाली चीजों में से एक है? फिर भी हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली पोटेंशियल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक फिक्स्ड कैपेसिटी के साथ आता है, जैसे कि मेरी मेमोरी कमजोर है, मुझे चीजें जल्दी भूल जाती हैं, मुझसे तेजी से सीखना नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग लिमिटलेस है। यह कभी भी ग्रो कर सकता है, नया सीख सकता है और किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। जिम क्विक न्यूरोसाइंस और ब्रेन साइंस की मदद से ये साबित कर चुके हैं कि आपका दिमाग एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे सही तरीके से यूज करेंगे, उतना ही यह तेज और मजबूत बनेगा। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव सेल्फ टॉक और गलत लर्निंग मेथड्स के साथ, तो यह धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। इमेजिन कीजिए, आप जिम जाते हैं लेकिन कभी वर्कआउट नहीं करते, या फिर एक बार एक्सरसाइज करने के बाद सोचते हैं कि अब मसल्स अपने आप बन जाएंगी। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन नहीं करेंगे, तो यह अपनी असली पोटेंशियल पर काम ही नहीं करेगा। अब सवाल यह है, अपने दिमाग को लिमिटलेस कैसे बनाया जाए? 1. लर्निंग की पुरानी धारणाओं को तोड़िए। हमें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। कोई भी इंसान तेजी से सीख सकता है, बस सही तरीका अपनाने की जरूरत है। आइंस्टाइन को भी स्कूल में एवरेज माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया और दुनिया के सबसे बड़े जीनियस बने। विल स्मिथ कहते हैं, मैं कोई प्राकृतिक प्रतिभा नहीं हूं, मैं बस हर किसी से अधिक मेहनत करता हूं। यानी टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मेहनत और सही टेक्निक होती है। अब से अपने दिमाग को यह मत कहिए कि मैं चीजें याद नहीं रख पाता, मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि जो बात आप खुद से बार बार कहते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो ब्रेन को सही तरीके से एक्टिवेट करें। अगर आप दिन भर फोन, टीवी और सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, तो आपका दिमाग पैसिव मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप इसे चैलेंजिंग टास्क्स, पजल्स और डीप थिंकिंग में लगाते हैं, तो यह तेजी से ग्रो करता है। आज से एक नया रूल अपनाइए, यूज इट और लूज इट। मतलब
अपने दिमाग को रोज कुछ नया सीखने के लिए मजबूर करें। नई भाषा सीखें, नई किताबें पढ़ें, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आपका दिमाग एक्टिव रहेगा तभी यह लिमिटलेस बनेगा। 3. फोकस बढ़ाइए, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड कुछ नहीं सीख सकता। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, ये सब आपका दिमाग स्कैटर कर देते हैं। लेकिन जिम क्विक बताते हैं कि अगर आप डीप फोकस की स्किल डेवलप कर लें तो आप 10 गुना तेजी से सीख सकते हैं। तो अब से जब भी आप कुछ सीख रहे हों, डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। फोन साइलेंट पर रखिए, एक क्वाइट जगह पर बैठिए और सिर्फ उसी चीज पर ध्यान लगाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को तेजी से अब्सॉर्ब करने लगेगा। 4. मेमोरी टेक्निक्स अपनाइए ताकि कुछ भी भूलें नहीं। क्या आपको नाम, फैक्ट्स या नंबर्स याद रखने में मुश्किल होती है? तो प्रॉब्लम आपकी मेमोरी में नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको इसे याद रखने का सही तरीका नहीं बताया गया। जिम क्विक एक पावरफुल टेक्निक सिखाते हैं, विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। मतलब, जब भी आपको कुछ याद रखना हो उसे इमेजेस और स्टोरीज के साथ जोड़ दें। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग इमेजेस को वर्ड्स से 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी का नाम याद रखना हो तो उसके नाम से जुड़ी कोई मजेदार इमेज इमेजिन करें। जैसे अगर किसी का नाम राजू है तो इमेजिन करें कि वह राजा के कपड़े पहने हुए है। जब आप इस टेक्निक को अपनाते हैं तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली स्टोर कर लेता है। 5. रीडिंग स्पीड बढ़ाइए ताकि आप दुनिया की किसी भी जानकारी को तेजी से समझ सकें। अगर आप कोई भी किताब पढ़ने में हफ्तों या महीनों लगाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप स्लो लर्नर हैं। इसका मतलब है कि आपको स्पीड रीडिंग की सही टेक्निक नहीं पता। जिम क्विक बताते हैं कि आप अपनी रीडिंग स्पीड को 2 गुना या 3 गुना बढ़ा सकते हैं अगर आप सब वोकलाइजेशन, मन ही मन पढ़ने की आदत को हटा दें और विजुअल रीडिंग को अपनाएं। मतलब, शब्दों को एक एक करके पढ़ने के बजाय पूरे सेंटेंसेस को एक नज़र में स्कैन करना सीखें। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप एक पूरी किताब सिर्फ 2-3 दिनों में पढ़ सकते हैं तो आपका दिमाग कितनी तेजी से नई चीजें सीख सकता है। 6. लिमिटलेस माइंडसेट अपनाइए, क्योंकि आपका दिमाग वही बनता है जैसा आप सोचते हैं। हर दिन अपने दिमाग को यह मैसेज दीजिए, मैं कोई भी चीज तेजी से सीख सकता हूं, मैं अपनी मेमोरी को मजबूत बना सकता हूं, मेरा दिमाग लिमिटलेस है। जब आप खुद को यह बातें बार बार कहते हैं तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं सेल्फ प्रोग्रामिंग। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और बिल गेट्स, इन सब ने अपने दिमाग को लिमिट से बाहर निकालकर ट्रेन किया, इसीलिए आज ये दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स बने। आपने एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने इसे लिमिटलेस ब्रेन और सीखने की असली ताकत के नजरिए से देखा है? महाभारत के समय एकलव्य एक गरीब शिकारी का बेटा था, लेकिन उसकी एक जबरदस्त इच्छा थी, वह महान धनुर्धर बनना चाहता था। उसने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य दुनिया के सबसे बेहतरीन आचार्य हैं जो अर्जुन को सिखा रहे हैं। वह उनके पास गया और विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम एक शिकारी के बेटे हो, मैं केवल राजकुमारों को सिखाता हूं। अब सोचिए, यहीं पर एकलव्य हार मान सकता था। वह कह सकता था, मैं जन्म से योग्य नहीं हूं, मुझे यह सीखने का कोई हक नहीं है। अगर गुरु ने मना कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन यही एकलव्य की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग को एक नया रास्ता दिखाया। उसने सोचा, अगर कोई मुझे सिखाने को तैयार नहीं है तो क्या मैं खुद से नहीं सीख सकता? उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मान लिया। वह जंगल में अकेले अभ्यास करने लगा। उसने ध्यान से सोचा कि अर्जुन और बाकी शिष्यों को द्रोणाचार्य क्या सिखाते होंगे। वह हर दिन खुद को पुश करता, बिना किसी गाइड के, बिना किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग के, लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग को इतना तेज बनाया
कि वह अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गया। अब सोचिए, एकलव्य के पास कोई टीचर नहीं था, कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं थी, कोई स्पेशल रिसोर्सेज नहीं थी, फिर भी उसने खुद को इतना स्किल्ड बना लिया कि दुनिया उसे आज भी याद रखती है। कैसे? एक, उसने खुद को लिमिटलेस माना। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं सीख सकता। उसने ये सोचा कि सीखने की ताकत मेरे अंदर ही है। दूसरा, उसने अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन किया, विजुअलाइजेशन, फोकस और प्रैक्टिस से। तीन, उसने एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को अपनी ग्रोथ के बीच नहीं आने दिया। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है, तो आप खुद को लिमिट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एकलव्य की तरह सोचें, अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो मैं खुद सीखूंगा, अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं नया रास्ता बनाऊंगा, तब आपका दिमाग लिमिटलेस बन जाएगा। याद रखिए, सीखने की असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर है। अब फैसला आपका है, आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे या फिर अपने दिमाग की असली पावर को अनलॉक करेंगे। अध्याय 4, किसी भी किताब या ऑडियो बुक को कैसे सुने और याद रखें। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कोई किताब पढ़ते हैं या सुनते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं? आपने कोई ऑडियो बुक सुनी, कुछ देर तक आपको सब कुछ समझ में आया, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते, आपके दिमाग में सिर्फ धुंधली यादें बचीं। अगर ऐसा होता है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। समस्या यह नहीं है कि आपकी मेमोरी कमजोर है, समस्या यह है कि आपको सही तरीके से सुनने और याद रखने की टेक्निक नहीं सिखाई गई। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप किसी भी किताब या ऑडियो बुक को सुनकर हमेशा याद रख सकते हैं, हाँ, यह संभव है। जिम क्विक कहते हैं कि सीखने और याद रखने का सबसे बड़ा राज एक्टिव लिसनिंग है। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन अगर आप इसे सही इनपुट नहीं देंगे तो यह सही आउटपुट नहीं देगा। इसलिए किसी भी किताब को सुनने और हमेशा याद रखने के लिए आपको अपनी लिसनिंग टेक्निक बदलनी होगी। स्टेप 1, पैसिव लिसनिंग से एक्टिव लिसनिंग पर शिफ्ट करें। अक्सर लोग ऑडियो बुक सुनते वक्त पैसिव मोड में होते हैं, यानी बस सुन रहे होते हैं, लेकिन एक्टिवली प्रोसेस नहीं कर रहे होते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई किताब पढ़ते समय सिर्फ वर्ड्स देखते जाएं, लेकिन समझने की कोशिश न करें, तो क्या वह नॉलेज आपके दिमाग में बैठ पाएगी? बिल्कुल नहीं। यही गलती हम ऑडियो बुक सुनते समय करते हैं। हम बस सुनते हैं, लेकिन दिमाग को एंगेज नहीं करते। इसलिए अगली बार जब आप कोई ऑडियो बुक सुने, तो खुद से सवाल पूछें, इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूं? इसकी की लर्निंग क्या है? अगर मुझे इसे किसी और को सिखाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? जब आप एक्टिवली सोचते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। स्टेप 2, नोट्स बनाइए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। कई लोग ऑडियो बुक सुनते समय कुछ भी नोट्स नहीं बनाते। वे सोचते हैं कि मैं इसे बाद में याद कर लूंगा, लेकिन दिमाग की एक नेचुरल लिमिटेशन है, यह सिर्फ 10% से लेकर 20% तक इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर करता है। इसलिए जब भी आप कोई किताब या ऑडियो बुक सुनें, उसके मेन पॉइंट्स को छोटे छोटे कीवर्ड्स या माइंड मैप्स में लिखें। माइंड मैपिंग एक पावरफुल तरीका है जिसमें आप एक सेंट्रल टॉपिक से जुड़ी छोटी छोटी शाखाएं बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स सुन रहे हैं तो आपके नोट्स कुछ इस तरह हो सकते हैं: स्मॉल चेंजेस, बिग रिजल्ट्स, हैबिट स्टैकिंग, नई आदतों को पुरानी आदतों से जोड़ना, आइडेंटिटी चेंज, मैं वर्कआउट करने वाला इंसान हूं, इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूं। जब आप नोट्स को इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को विजुअली प्रोसेस करता है, जिससे वह लंबे समय तक याद रहती है। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन। सुनते ही अपने दिमाग में एक मूवी बनाइए। जिम क्विक बताते हैं कि हमारा दिमाग वर्ड से ज्यादा इमेजेस को याद रखता है। इसलिए जब भी आप कोई किताब सुने तो उसे सिर्फ वर्ड्स की तरह मत सुनिए, उसे अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह चलाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक सुन रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज,
तो इसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह मत देखिए। इसके बजाय अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि आप खुद फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, एक घर खरीद रहे हैं, एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, पैसे को ग्रो कर रहे हैं। जब आप किसी कंसेप्ट को दिमाग में विजुअल बना देते हैं तो वह आपकी मेमोरी में गहराई से बैठ जाता है। स्टेप 4, फाइनमेंट टेक्निक। जो सीखा है उसे किसी को सिखाइए। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी चीज को किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो वह खुद आपको और अच्छे से समझ में आने लगती है? इसे ही फीनमैन तकनीक कहते हैं। अगर आप कोई ऑडियो बुक सुन रहे हैं और उसे याद रखना चाहते हैं तो खुद से यह चैलेंज लें कि मुझे इसे किसी 10 साल के बच्चे को समझाना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने द 5 AM क्लब के बारे में सुना तो इसे किसी को इस तरह समझा सकते हैं। अगर तुम सुबह जल्दी उठोगे तो तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा, फोकस ज्यादा रहेगा और दिन भर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को इस तरह से एक्सप्लेन करने लगते हैं तो आपका दिमाग उसे और अच्छे से प्रोसेस करता है, जिससे वह लंबे समय तक याद रहता है। स्टेप 5, द पावर ऑफ रेपिटेशन। बार बार एक्सपोजर दीजिए। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह एक किताब को सुनते हैं और फिर कभी उसकी तरफ नहीं देखते। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को तभी अच्छे से याद रख सकते हैं जब हम उसे बार बार रिविजिट करें। इसलिए जब भी आप कोई ऑडियो बुक सुने तो पहली बार इसे सिर्फ सुने और समझने की कोशिश करें। दूसरी बार इसे दोबारा सुने और इस बार एक्टिव लिसनिंग करें, नोट्स बनाएं, विजुअलाइज करें। तीसरी बार 10 दिन बाद इसे फास्ट फॉरवर्ड में सुने और की लर्निंग्स को दोहराएं। अगर आप किसी भी जानकारी को 3 से 4 बार एक्सपोजर देते हैं तो वह आपकी लंबी अवधि की याददाश्त में स्टोर हो जाती है। निष्कर्ष, अब आप किसी भी किताब को कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इन टेक्निक्स को अपनाते हैं तो आप किसी भी ऑडियो बुक को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे अब्जॉर्ब करेंगे, याद रखेंगे और अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करेंगे। याद रखिए, सीखना सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का प्रोसेस नहीं है, यह इंफॉर्मेशन को यूज करने का प्रोसेस है। तो अगली बार जब आप कोई किताब सुने तो उसे बस एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह मत सुनिए। एक्टिव लिसनिंग कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और उसे सिखाने की कोशिश कीजिए। प्राचीन भारत में एक समय मगध का राजा धनानंद बहुत ही अहंकारी और अन्यायी था। उसके शासन में गरीबों पर अत्याचार होता था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और राज्य का पतन हो रहा था। लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। तब एक साधारण ब्राह्मण चाणक्य ने प्रण लिया कि वह इस अधर्मी राजा को हटाएगा और एक नए योग्य शासक को गद्दी पर बैठाएगा। लेकिन चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई धन नहीं था, कोई ताकत नहीं थी। फिर भी उन्होंने अकेले ही नंद वंश को खत्म कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बना दिया। अब सोचिए कैसे? क्योंकि चाणक्य के पास एक अद्भुत शक्ति थी, उनकी सीखने और याद रखने की क्षमता। जब वह राजा नंद के दरबार में अपमानित हुए तो उन्होंने एक संकल्प लिया। उन्होंने नंद वंश के खिलाफ एक गहरी रणनीति बनाई। लेकिन यह सब उनकी लिमिटलेस मेमोरी और शार्प लिसनिंग की वजह से संभव हुआ। स्टेप 1, एक्टिव लिसनिंग। चाणक्य ने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि हर बात को समझा। चाणक्य ने नंदवंश के राजाओं, मंत्रियों और सेनापतियों की हर गतिविधि को ध्यान से सुना और विश्लेषण किया। वह सिर्फ यह नहीं देखते थे कि राजा क्या कह रहा है, बल्कि यह भी समझते थे कि वह क्यों कह रहा है, उसके शब्दों के पीछे की असली मंशा क्या है। सीख। जब भी आप कोई ऑडियो बुक सुने या कोई किताब पढ़ें तो सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके पीछे के मीनिंग को समझिए। एग्जाम्पल, अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच सुन रहे हैं तो सिर्फ यह मत सुनिए कि थॉट्स बिकम थिंग्स, बल्कि यह सोचिए कि मैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता हूं। स्टेप 2, नोट्स बनाने की कला। चाणक्य की गुप्त रणनीति। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में सैकड़ों गुप्त नीतियां लिखीं, जो आज भी मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और लाइफ स्ट्रैटेजीज में इस्तेमाल की जाती है। वह हर महत्वपूर्ण जानकारी को ऑर्गेनाइज करके लिखते थे, छोटे छोटे सूत्रों में,
ताकि वह कभी भी कोई महत्वपूर्ण बात न भूलें। सीख: जब भी आप कोई ऑडियो बुक सुने तो माइंड मैपिंग और शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल: अगर आप द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सुन रहे हैं तो इसे सिंपल पॉइंट्स में लिखिए। प्रोएक्टिव बनो, एंड गोल को ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट चीजों को पहले रखो। इससे आपकी मेमोरी बूस्ट होगी और आप इसे आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। स्टेप 3: विजुअलाइजेशन। अपने दिमाग में एक फिल्म चलाइए। चाणक्य सिर्फ पढ़ते या सुनते नहीं थे, वह हर घटना को अपने दिमाग में विजुअलाइज करते थे। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने सोचा कि कैसे चंद्रगुप्त को राजा बनाया जाए, तो उन्होंने उसे पहले अपने दिमाग में इमेजिन किया। चंद्रगुप्त को राजा के सिंहासन पर देखा, सेनाओं को संगठित होते देखा, नंदवंश के पतन की तस्वीर अपने मन में बनाई। यही विजुअलाइजेशन टेक्निक उन्हें जीत दिलाने में मदद कर गई। सीख: जब भी आप कोई किताब सुने तो उसे अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह देखें। एग्जाम्पल: अगर आप द पावर ऑफ नाउ सुन रहे हैं तो खुद को इमेजिन करें कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में हैं, बिना किसी चिंता के, बिना किसी रिग्रेट के। स्टेप 4: फाइनमेंट टेक्निक। सिखाने से सीखना। चाणक्य को हर बात गहराई से समझने की एक खास टेक्निक पता थी। वह हर चीज को किसी और को सिखाने की कोशिश करते थे। वह चंद्रगुप्त को हर नीति और युद्ध कला इस तरह से सिखाते थे जैसे कि वह खुद अभी अभी इसे सीखे हों। यही कारण है कि उनकी नॉलेज इतनी पावरफुल थी, क्योंकि जो आप दूसरों को सिखाते हैं वह सबसे ज्यादा याद रहता है। सीख: जब भी आप कोई ऑडियो बुक सुने तो इसे किसी और को समझाने की कोशिश करें। अपने दोस्तों से डिस्कस करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखें, खुद से ही बोलकर रिपीट करें। जब आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो यह आपके दिमाग में और मजबूत हो जाएगा। स्टेप 5: रेपिटिशन। बार बार एक्सपोजर। चाणक्य ने नंदवंश को हराने के लिए कोई एक बार योजना नहीं बनाई थी, उन्होंने इसे बार। अध्याय 5: विश्वास का जादू। क्या आपको पता है कि जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में करते हैं, आपके डिसीजंस, आपकी सोच, आपकी सफलता या असफलता, ये सब एक चीज से कंट्रोल होते हैं? आपके बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम एक इनविजिबल केज की तरह होता है। यह आपको रोक भी सकता है और आपको लिमिटलेस भी बना सकता है। अगर आपके बिलीफ्स आपको एम्पावर करते हैं तो आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बिलीफ्स आपको लिमिट करते हैं तो चाहे आपके पास सारी दुनिया की नॉलेज और स्किल्स हों, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। महान गुरु चाणक्य ने एक बार अपने शिष्यों को एक अजीब प्रयोग दिखाया। उन्होंने एक छोटे से हाथी के बच्चे को एक मोटी लोहे की जंजीर से बांध दिया। हाथी का बच्चा बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार हार जाता। धीरे धीरे उसने मान लिया कि मैं इस जंजीर को कभी नहीं तोड़ सकता। कुछ साल बाद वह हाथी पूरी तरह से बड़ा और ताकतवर हो गया। अब वह इतनी शक्ति रखता था कि एक झटके में किसी भी जंजीर को तोड़ सकता था। लेकिन फिर भी जब उसे उसी लोहे की जंजीर से बांधा गया तो उसने कोई कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि अब वह जंजीर उसे रोक नहीं रही थी, उसका बिलीफ सिस्टम उसे रोक रहा था। उसे बचपन से यह बिलीफ हो गया था कि मैं इसे नहीं तोड़ सकता, इसलिए अब वह कभी कोशिश ही नहीं करता। यही चीज हमारी जिंदगी में भी होती है। हमारा बिलीफ सिस्टम हमें इनविजिबल जंजीरों में जकड़ देता है। आपके बिलीफ्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आपको बचपन से यह सिखाया गया हो कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, तो भले ही आप लाखों कमाने की कोशिश करें, आपका दिमाग आपको सबकॉन्शियसली रोक देगा। अगर आपको किसी ने यह कह दिया कि तुम में इतनी काबिलियत नहीं है, तो भले ही आपके अंदर अद्भुत टैलेंट हो, आप खुद पर शक करते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो तुम सही हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो भी तुम सही हो। लिमिटलेस कैसे बने? अपने बिलीफ सिस्टम को बदलें। जिम क्विक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना होगा। कैसे? स्टेप 1: अपने पुराने बिलीफ्स को पहचानिए। सबसे पहले यह पहचानिए कि कौन कौन से बिलीफ्स आपको रोक रहे हैं।
अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या मुझे लगता है कि मैं तेज नहीं सीख सकता? क्या मुझे लगता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? क्या मुझे लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता? क्या मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी कमजोर है? अगर हाँ, तो यह आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। ये वही जंजीरें हैं जो उस हाथी को बांधे हुई थीं। स्टेप 2, अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़िए। अब इन बिलीफ्स को तोड़ने का समय आ गया है। अगर आपको लगता है कि मैं तेज नहीं सीख सकता, तो सोचिए, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मेरी जैसी सिचुएशन में होते हुए भी तेज सीख सका? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि समस्या आपकी जेनेटिक्स या इंटेलिजेंस में नहीं है। समस्या सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम में है। जिम क्विक खुद डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को बदला और आज दुनिया के सबसे तेज लर्नर्स में से एक हैं। स्टेप 3, नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को अपनाइए। अब अपने पुराने बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस कीजिए। अगर पहले आप सोचते थे मेरी मेमोरी कमजोर है, तो अब कहिए मैं हर दिन अपनी मेमोरी को बेहतर बना रहा हूं। अगर पहले आप सोचते थे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो अब कहिए मैं फाइनेंशियल सक्सेस सीख सकता हूं और अमीर बन सकता हूं। ये एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं है, यह आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। स्टेप 4, नए बिलीफ्स को एक्शन से मजबूत कीजिए। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, आपको एक्शन भी लेना होगा। अगर आपने माना कि मैं तेज लर्नर हूं, तो इसे प्रूव करने के लिए एक नई स्किल सीखना शुरू कीजिए। अगर आपने माना कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो आज ही किसी से बेझिझक बात करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने नए बिलीफ्स को बार बार एक्शंस के जरिए रीइंफोर्स करते हैं, तो वे आपकी नई रियलिटी बन जाते हैं। निष्कर्ष, आपका बिलीफ सिस्टम आपकी किस्मत तय करता है। जिस तरह हाथी ने एक झूठे बिलीफ के कारण खुद को कमजोर मान लिया था, वैसे ही हम भी अपने बिलीफ्स के कारण खुद को लिमिट कर लेते हैं। अगर आप अपने अंदर छुपी अनंत संभावनाओं को अनलॉक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें, उन्हें तोड़ें और नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को अपनाएं। याद रखिए, आपका दिमाग लिमिटलेस है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको सीखना होगा। अब आपसे एक सवाल, आज आप कौन सा लिमिटिंग बिलीफ तोड़ने वाले हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन, एक लड़का जिसे कमजोर दिमाग वाला कहा गया। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा, वही वैज्ञानिक जिनकी खोजों ने पूरी दुनिया बदल दी। लेकिन क्या आपको पता है कि बचपन में उनके बारे में क्या कहा गया था? जब आइंस्टीन छोटे थे तो वे दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। 4 साल की उम्र तक वे ठीक से बोल भी नहीं पाए थे। उनके स्कूल टीचर ने उनके माता पिता से कहा, आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, ये कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। अब सोचिए, अगर आइंस्टीन ने इस बात को सच मान लिया होता, तो क्या आज हम उन्हें एक जीनियस के रूप में जानते? लेकिन आइंस्टीन ने अपने बिलीफ सिस्टम को दूसरों के हिसाब से नहीं बनाया। कैसे आइंस्टीन ने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ा? उन्होंने खुद पर विश्वास किया। जब पूरी दुनिया ने उन्हें कमजोर माना, तब भी वे खुद को एक अलग नजरिए से देखते थे। उन्होंने अपने दिमाग को ओपन रखा। वे हमेशा नए तरीकों से चीजों को समझने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब वे स्कूल में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, जब यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया, जब उन्हें नौकरी तक नहीं मिली, तब भी उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने नहीं दिया। और फिर वही आइंस्टीन, जिसे एक समय में कमजोर कहा गया था, बाद में थियरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी खोज करके पूरी दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बन गए। सीख, आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी किस्मत तय करता है। अगर आइंस्टीन ने अपने टीचर्स की बात मान ली होती, तो शायद वह कभी भी महान नहीं बन पाते। इसी तरह, अगर आपके अंदर भी कोई लिमिटिंग बिलीफ है, मैं तेज नहीं सीख सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता, मुझे याद नहीं रहता, तो उसे पहचानिए और तोड़ डालिए। क्योंकि सच तो यह है कि आपका दिमाग लिमिटलेस है, सिर्फ आपको इसे सही बिलीफ सिस्टम से अनलॉक करना है। अध्याय 6, सीखने की 7 सबसे बड़ी झूठी धारणाएं जो आपको रोक रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग तेजी से सीखते हैं,
हर नई स्किल आसानी से पकड़ लेते हैं और जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छुपा है, बिलीफ सिस्टम। जिम क्विक कहते हैं कि सीखने के बारे में कुछ झूठी धारणाएं, लाइज, हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। इन पर हम इतना भरोसा कर चुके हैं कि ये हमारी रियलिटी बन चुकी है। लेकिन अगर आप इन 7 झूठी धारणाओं को तोड़ दें तो आपकी लर्निंग स्पीड, मेमोरी और इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ सकती है। एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। थॉमस एडिसन को हम बिजली के बल्ब का आविष्कारक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वे छोटे थे तो उनके स्कूल के टीचर ने उनकी मां को एक चिट्ठी दी। जब उनकी मां ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू थे। एडिसन ने पूछा, मां, इसमें क्या लिखा है? उनकी मां ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही जीनियस है। यह स्कूल के किसी भी शिक्षक से ज्यादा तेज सीख सकता है, इसलिए इसे अब घर पर ही पढ़ाया जाए। सालों बाद जब एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, तब उन्हें वही चिट्ठी दोबारा मिली। उन्होंने उसे खोला और पढ़ा, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है और यह कभी कुछ नहीं सीख सकता, इसलिए इसे स्कूल से निकाल दिया गया है। यह पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उनकी मां उस समय उनके बिलीफ सिस्टम को तोड़ देती तो शायद एडिसन कभी भी इतने महान वैज्ञानिक नहीं बन पाते। यही हाल हमारी लर्निंग का भी है। हम बचपन से कुछ झूठी धारणाओं को मानते आए हैं और वे हमारी सबसे बड़ी बाधा बन चुकी हैं। 7 लाइज ऑफ लर्निंग जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लाई नंबर 1, इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है। सच, आपका दिमाग एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही तेज यह काम करेगा। अगर आपको लगता है कि मैं बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं हूं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। न्यूरोसाइंस ने साबित कर दिया है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। लाइन नंबर 2, मैं एक स्लो लर्नर हूं। सच, कोई भी जन्म से स्लो लर्नर नहीं होता। यह सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीफ है। जो लोग धीरे सीखते हैं वे अक्सर गलत टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं। सही तरीका अपनाने से आप किसी भी चीज को तेजी से सीख सकते हैं। लाई नंबर 3, मैं नंबर्स या नेम्स याद नहीं रख सकता। सच, आपकी मेमोरी खराब नहीं है, बस आपने उसे सही तरीके से ट्रेन नहीं किया है। आपका दिमाग चीजों को पैटर्न्स, स्टोरीज और विजुअल्स के रूप में बेहतर याद रखता है। अगर आप सही टेक्निक्स अपनाएं तो आप किसी का भी नाम या कोई भी जानकारी आसानी से याद कर सकते हैं। लाई नंबर 4, मैं मल्टीटास्किंग करके ज्यादा कर सकता हूं। सच, मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। जब आप एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग बार बार स्विच करता है, जिससे आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए हमेशा डीप वर्क पर ध्यान दें। एक समय में एक चीज को पूरी तरह से करें। लाइन नंबर 5, मैं तब तक सीख नहीं सकता जब तक मेरे पास बेस्ड रिसोर्सेज नहीं हो। सच, दुनिया के सबसे महान लोग, आइंस्टाइन, लिंकन, चाणक्य, इनमें से किसी के पास भी बेस्ट रिसोर्सेज नहीं थे। सीखने के लिए आपको किसी परफेक्ट किताब, टीचर या कोर्स की जरूरत नहीं। आपके पास जो भी है उससे शुरुआत करें और धीरे धीरे बेहतर बनते जाएं। लाइन नंबर 6, मैं लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया हूं। सच, न्यूरोसाइंस कहता है कि आप किसी भी उम्र में नई चीजें सीख सकते हैं। हेनरी फोर्ड ने पहली बार कार का आविष्कार 45 साल की उम्र में किया। कर्नल सैंडर्स ने KFC को 60 साल की उम्र में शुरू किया। तो अगर आपको लगता है कि अब देर हो गई है तो यह सिर्फ आपका डर है, हकीकत नहीं। लाइन नंबर 7, फेलियर का मतलब है कि मैं सीख नहीं सकता। सच, फेलियर सीखने का सबसे बड़ा संकेत है। हर बार जब आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सीख नहीं सकते। आप फेल तब तक नहीं होते जब तक आप सीखना बंद नहीं कर देते। दौड़ जो कभी खत्म नहीं हुई। मिल्खा सिंह की कहानी। एक बच्चा जो अपने परिवार को पार्टीशन के समय खो चुका था, जिसके पास न पैसा था न कोई सहारा। वह सड़कों पर भटकता था, चप्पल तक नहीं थी उसके पैरों में। कई बार भूखा सोता,
कई बार चोरी करके पेट भरता। लेकिन एक दिन उसने एक सपना देखा, मुझे दौड़ में सबसे तेज बनना है। उसका नाम था मिल्खा सिंह। जब उसने पहली बार दौड़ना शुरू किया तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, तेरे जैसे गरीब लड़के कभी एथलीट नहीं बन सकते, तू पढ़ाई भी नहीं कर पाया, दौड़ में क्या कर पाएगा। इंटरनेशनल चैंपियन बनना हर किसी के बस की बात नहीं। ये सभी बातें सीखने की 7 सबसे बड़ी झूठी धारणाओं की ही तरह थीं। लेकिन मिल्खा ने इन झूठी धारणाओं को कभी सच नहीं माना। 7 झूठ और मिल्खा सिंह की कहानी। लाई 1। इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है। लोग कहते थे कि तू गरीब है, अनपढ़ है, तो कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन मिल्खा ने यह नहीं माना। इंटेलिजेंस या टैलेंट फिक्स नहीं होता। मेहनत और धैर्य से कोई भी अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन कर सकता है। लाई 2। मैं एक स्लो लर्नर हूं। पहले जब उसने दौड़ना शुरू किया तो वह कई बार हारा, लेकिन उसने यह नहीं माना कि मैं स्लो हूं, बल्कि हर बार हारने के बाद उसने यह सोचा, मुझे और तेज कैसे बनना है। लाई 3। मैं नेम्स या नंबर्स याद नहीं रख सकता। उससे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी, लेकिन जब उसने अपने कोच से ट्रेनिंग ली तो उसने हर छोटी चीज को याद रखना शुरू किया। कितने सेकंड में दौड़ पूरी करनी है, कौन सा स्ट्राइड कब लेना है, सांस कैसे कंट्रोल करनी है। क्योंकि याद रखने की ताकत खराब नहीं होती, बस सही टेक्निक्स अपनाने की जरूरत होती है। लाई 4। मैं मल्टीटास्किंग करके ज्यादा कर सकता हूं। मिल्खा को बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे, गरीबी, भूख, संघर्ष, लेकिन उसने एक चीज पर फोकस किया, दौड़ना। उसने मल्टीटास्किंग नहीं की, बल्कि हर दिन एक ही चीज को बेहतर करने पर ध्यान दिया। लाई 5। मैं तब तक सीख नहीं सकता जब तक मेरे पास बेस्ट रिसोर्सेज नहीं हो। मिल्खा के पास न तो अच्छे जूते थे, न ही कोई महंगी ट्रेनिंग, लेकिन उसने हर परिस्थिति में खुद को ढाल लिया। सीखने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक आग की जरूरत होती है। लाई 6। मैं लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया हूं। कई लोगों ने कहा, तू एक गरीब लड़का है, अब तेरी उम्र निकल गई, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मिल्खा ने इस झूठ को नकार दिया। उसने खुद को बार बार सिखाया कि जब तक सांस है तब तक सीखना और आगे बढ़ना संभव है। लाई 7। फेलियर का मतलब है कि मैं सीख नहीं सकता। जब मिल्खा पहली बार ओलंपिक्स में हारे तो कई लोगों ने कह दिया, अब तेरा करियर खत्म। लेकिन मिल्खा ने कहा, हार सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश करना बंद कर देता है। और फिर उसने दुगुनी मेहनत की और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। सीख, आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है। अगर मिल्खा सिंह उन झूठी धारणाओं को सच मान लेते तो वे कभी भी द फ्लाइंग सीख नहीं बन पाते। इसी तरह अगर आपको लगता है कि मैं सीख नहीं सकता, मैं तेज नहीं हूं, मैं सफल नहीं हो सकता, तो यह सिर्फ एक झूठा बिलीफ है जिसे आपको आज ही तोड़ना होगा। याद रखिए, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, असल में वही हार जाता है। अब आपसे एक सवाल, आज आप कौन सी झूठी धारणा को तोड़ने वाले हैं? अध्याय 7, पर्पस, आपकी जिंदगी का असली ईंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बिना थके, बिना रुके, और हर मुश्किल को पार कर जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों में ही हार मान लेते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, पर्पस। पर्पस वह चीज है जो इंसान को असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। अगर आपकी जिंदगी का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो आप रोज की चुनौतियों से थक जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई मजबूत मकसद, पर्पस है, तो आप हर बाधा को तोड़ सकते हैं। एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। एक बार की बात है, जापान में एक गांव था। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था हिडेओ। उसकी उम्र 90 साल हो चुकी थी, लेकिन वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, दौड़ने जाता, खेतों में काम करता और पूरे दिन एनर्जी से भरा रहता। गांव के युवा लड़के अक्सर उससे पूछते, दादाजी, आप इतनी उम्र में भी इतने जिंदा दिल और ताकतवर कैसे हैं? हिडो मुस्कुराते और कहते, क्योंकि मेरे पास जीने का एक मकसद है, इकिगाई, पर्पस का जापानी रहस्य। हिडो की कहानी केवल एक कहानी नहीं है,
पूरे जापान में लोग पर्पज को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वे इसे कहते हैं इकिगाई, यानी सुबह उठने की वजह। हर इंसान के अंदर एक अनोखी शक्ति होती है, लेकिन जब तक उसे अपनी जिंदगी का असली मकसद नहीं मिलता, तब तक वह पूरी ताकत से नहीं जी सकता। जिन लोगों को अपना पर्पस मिल जाता है, वे ज्यादा खुश, ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा सफल होते हैं। कैसे पता करें कि आपका पर्पस क्या है? स्टेप 1, खुद से यह 4 सवाल पूछिए। जिम क्विक कहते हैं कि अगर आपको अपना पर्पस ढूंढना है तो इन 4 सवालों के जवाब दीजिए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? वह काम क्या है जिसे करते वक्त आप टाइम भूल जाते हैं, जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा हुनर है? कौन सा काम आप सबसे अच्छा कर सकते हैं? कौन सी चीज आप बिना ज्यादा मेहनत के भी बेहतर कर लेते हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? ऐसा कौन सा काम है जिससे आप दुनिया में कोई बदलाव ला सकते हैं, जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर बन सकती है? जिस चीज के लिए लोग मुझे पैसे देंगे, वह क्या है? क्या आप अपनी खुशी और टैलेंट से पैसा भी कमा सकते हैं? अगर आपको इन 4 सवालों के जवाब एक ही चीज में मिलते हैं, तो वही आपका असली पर्पस है। पर्पस क्यों जरूरी है? 1, पर्पस आपको कभी हारने नहीं देगा। जब भी आप मुश्किलों में होंगे, आपका पर्पस आपको गिरने नहीं देगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी, अगर उनका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना होता तो वे इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन उनका उद्देश्य देश की सेवा करना था, इसलिए उन्होंने हर चुनौती को पार किया। 2, पर्पस आपको ज्यादा तेजी से सीखने में मदद करेगा। अगर आप बिना किसी मकसद के कुछ सीखते हैं तो आपको जल्दी ऊब लगती है, लेकिन जब आपका एक मजबूत पर्पस होता है तो आपका दिमाग तेजी से सीखने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सीखना आपके जीवन के लक्ष्य के लिए जरूरी है। 3, पर्पस आपको असली खुशी देगा। आपने देखा होगा कि कई लोग करोड़पति बनकर भी खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि पैसा उनके अंदर की खाली जगह को नहीं भर सकता। असली खुशी तब आती है जब आप अपने पर्पस को पूरा कर रहे होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, एक सपना जिसने इतिहास बदल दिया। रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में जन्मा एक दुबला पतला लड़का, जिसका परिवार इतना गरीब था कि उसे बचपन में अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ा। उसके पास न महंगे स्कूल थे, न कोई खास सुविधाएं, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो उसे भीड़ से अलग बनाती थी, उसका पर्पस। उस लड़के का नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पर्पस की ताकत, एक सपने से राष्ट्रपति बनने तक। जब अब्दुल कलाम स्कूल में थे तो एक दिन उनके टीचर ने क्लास में विमान और उड़ान के बारे में पढ़ाया। उनके शब्दों ने कलाम के दिमाग में एक चिंगारी जला दी। उस दिन उन्होंने अपने अंदर एक पर्पस खोज लिया। मुझे उड़ने वाली मशीनें बनानी हैं, मुझे वैज्ञानिक बनना है। लेकिन यह आसान नहीं था। जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश की तो पहले प्रयास में असफल हो गए। कई लोगों ने कहा, तुम जैसे गरीब लड़के के लिए साइंटिस्ट बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन पर्पस कभी हार नहीं मानता। कलाम ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। उन्होंने न सिर्फ एक वैज्ञानिक के रूप में भारत के सबसे बड़े मिसाइल प्रोजेक्ट्स में काम किया, बल्कि भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही पर्पस की ताकत होती है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। पर्पस ही असली सफलता की चाबी है। एक पर्पस आपको कभी हारने नहीं देगा। जब कलाम इंडियन एयरफोर्स के पायलट बनने का सपना देख रहे थे तो वे उस परीक्षा में असफल हो गए। अगर कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उनका पर्पस सिर्फ पायलट बनना नहीं था। उनका सपना था भारत के लिए कुछ महान करना। इसलिए उन्होंने अपनी हार को अपनी नई शुरुआत बना लिया और डीआरडीओ और आईएसआरओ में वैज्ञानिक बन गए। 2, पर्पस आपकी लर्निंग को तेज कर देता है। कलाम हमेशा कहते थे, सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह जीना बंद कर देता है। उन्होंने खुद को हमेशा अपडेट रखा, नई नई किताबें पढ़ीं, विज्ञान और तकनीक में नए प्रयोग किए। अगर आपके पास एक मजबूत पर्पस है तो आपका दिमाग खुद ही तेजी से सीखने लगेगा। 3, पर्पस आपको असली खुशी देता है।
डॉक्टर कलाम कभी भी पैसों या शोहरत के पीछे नहीं भागे। उनका एक ही सपना था, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, तब भी उन्होंने अपनी सादगी और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। अगर डॉक्टर कलाम के पास कोई पर्पस नहीं होता, तो शायद वे भी लाखों आम लोगों की तरह एक साधारण जीवन जीते। लेकिन उनका एक सपना था, और वही सपना उनकी जिंदगी का पर्पस बन गया। आज अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरा पर्पस इतना मजबूत है कि मैं हर मुश्किल को सह लूं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज ही अपना पर्पस खोजिए, क्योंकि बिना पर्पस के इंसान सिर्फ जिंदा रहता है, लेकिन पर्पस के साथ इंसान इतिहास बनाता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपना पर्पस खोज लिया है? अध्याय 8, एनर्जी। साल 1993। बॉक्सिंग की दुनिया में एक बड़ा मुकाबला हो रहा था। मोहम्मद अली बनाम जो फ्रेजर। अली की ताकत, उनकी फुर्ती और उनकी एनर्जी पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन इस फाइट में कुछ अलग था। जो फ्रेजर भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। मुकाबला बढ़ता गया, दोनों के शरीर थक चुके थे, लेकिन अली ने एक ऐसी चीज अपनाई थी जो उसे बाकी बॉक्सर्स से अलग बनाती थी, उसकी मानसिक और शारीरिक एनर्जी। जब आखिरी राउंड आया तो अली ने एक जबरदस्त पंच मारा और जीत गए। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, यह एनर्जी की जीत थी। कुछ लोग पूरे दिन काम करते हुए भी हमेशा एनर्जी से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी देर काम करने के बाद ही थक जाते हैं। असली फर्क उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में होता है। अगर आपके पास ढेरों सपने हैं, लेकिन आपके अंदर उन्हें पूरा करने की एनर्जी ही नहीं है, तो वे सिर्फ अधूरे सपने ही रह जाएंगे। एनर्जी ही वह ईंधन है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाती है। अगर आपके पास सही एनर्जी नहीं होगी, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, जल्दी थक जाएंगे, आपका दिमाग तेजी से काम नहीं करेगा और आप अपने गोल्स को पूरा करने के बीच में ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपकी एनर्जी हाई होगी, तो आप तेजी से काम करेंगे, आपका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा, आप ज्यादा लंबे समय तक सीख और काम कर पाएंगे, और आप कभी जल्दी हार नहीं मानेंगे। जैसे कोई कार बिना अच्छे ईंधन के नहीं चल सकती, वैसे ही आपका शरीर भी गलत खानपान से कमजोर हो सकता है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, चीनी और जंक फूड खाने से शरीर सुस्त हो जाता है। ज्यादा फाइबर, प्रोटीन और हाइड्रेटिंग फूड्स खाने से आपकी एनर्जी बढ़ती है। ज्यादा पानी पीने से आपका दिमाग तेजी से काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग ठीक से सांस नहीं लेते। सही ढंग से और गहरी सांस लेने से आपका दिमाग ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, आपकी थकान जल्दी दूर होती है और आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं। हर दिन कुछ मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अगर आप पूरे दिन सिर्फ बैठे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होने लगती है। शरीर को एक्टिव रखने के लिए रोज थोड़ी देर टहलें, स्ट्रेचिंग करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। कभी कभी संगीत पर थोड़ा सा डांस भी आपकी एनर्जी को तुरंत बढ़ा सकता है। केवल फिजिकल एनर्जी ही काफी नहीं है, मानसिक एनर्जी भी उतनी ही जरूरी है। अपने दिमाग को ज्यादा नेगेटिविटी से दूर रखें। हर दिन खुद को मोटिवेट करने वाली बातें पढ़ें। सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने के बजाय कुछ अच्छे विचार सोचें और खुद से पूछें कि आज का दिन बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव और सुस्त लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी एनर्जी भी वैसे ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, मेहनती और उत्साही लोगों के साथ रहेंगे, तो उनकी एनर्जी भी आपको मिलेगी। सफलता की राह में सही लोगों का साथ बहुत मायने रखता है। अगर मोहम्मद अली के पास वह एनर्जी नहीं होती, तो शायद वे कभी इतिहास नहीं बना पाते। अगर आपके पास एक बड़ा सपना है, तो आपको अपनी एनर्जी का भी उतना ही ख्याल रखना होगा जितना अपने गोल्स का। सफलता सिर्फ दिमागी ताकत से नहीं मिलती, वह एनर्जी से मिलती है। अब आपसे एक सवाल, आज से आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कौन सा एक नया कदम उठाने वाले हैं? अध्याय 9, छोटे छोटे कदम, बड़ी सफलता। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए बड़े बदलाव करने पड़ते हैं, रातों रात सब कुछ बदलना पड़ता है। लेकिन सच यह है कि सफलता हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही मिलती है। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं।
साल 1954 जापान में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस शुरू हुआ। उस समय जापान की अर्थव्यवस्था खराब थी और लोग ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बिजनेस के फाउंडर को पता था कि अगर वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़े तो एक दिन उनकी कंपनी बड़ी बन सकती है। इस कंपनी का नाम था सोनी। शुरुआत में सोनी ने बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाए जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने छोटे रेडियो बनाए, फिर कैसेट प्लेयर्स और फिर वॉकमैन। वे कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर रहे थे, बस हर दिन एक छोटा कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन यही छोटे कदम मिलकर सोनी को एक ग्लोबल ब्रांड बना गए। सफलता की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं और जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करें तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो पूरी किताब के बारे में सोचने से आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेज पढ़ने का नियम बना लें तो धीरे धीरे आप पूरी किताब खत्म कर लेंगे। अगर आपको फिट होना है तो अचानक से 1 घंटे की एक्सरसाइज करना मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू करें तो धीरे धीरे आपका शरीर उसे अपना लेगा और फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं। छोटे कदमों की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि यह सबसे मुश्किल काम को भी आसान बना सकती है। जब आप किसी नए बदलाव की शुरुआत करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इसे इतना छोटा बना सकता हूं कि इसे करना आसान लगे? एक और कहानी जो छोटे कदमों की ताकत को दिखाती है। साल 2010 एक लड़का अपने कमरे में बैठा था। वह खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वह पढ़ाई में औसत था, स्पोर्ट्स में भी ज्यादा अच्छा नहीं था और जब भी वह कोई नई चीज शुरू करता तो बीच में छोड़ देता। लेकिन एक दिन उसने एक छोटा सा फैसला किया। वह रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए कोई भी एक स्किल सीखेगा। वह हर दिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ता, 10 मिनट एक्सरसाइज करता, 10 मिनट मेडिटेशन करता। शुरू में उसे यह बेकार लगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह इसे छोड़ेगा नहीं। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग तेज हो रहा है, उसकी बॉडी ज्यादा फिट हो रही है और उसकी जिंदगी बदलने लगी है। कुछ सालों में यही लड़का एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया, जिसकी कंपनी $1 मिलियन कमाने लगी। लेकिन उसकी सफलता का राज सिर्फ एक चीज थी, छोटे छोटे कदम। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। साल 1993 एक आदमी एक छोटे से ऑफिस में बैठा था। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक सपना था, दुनिया के हर इंसान को इंटरनेट से जोड़ने का। उसने अपने दोस्तों से इस आइडिया के बारे में बात की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे मजाक समझा। उस आदमी का नाम था जेफ बेजोस। बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत एक छोटे से गैराज से की थी। उसके पास कोई बड़ी टीम नहीं थी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। पहले उसने सिर्फ किताबें बेचना शुरू किया, फिर सीडीएस, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और धीरे धीरे उसने अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। अगर वह पहले दिन ही सोचे कि वह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएगा तो शायद यह असंभव लगता। लेकिन उसने छोटे लक्ष्य बनाए, पहले 10 ग्राहक, फिर 100, फिर 1000। उसने बस एक नियम अपनाया, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। यही सबसे बड़ी सीख है। अगर आप किसी भी चीज में सफल होना चाहते हैं तो तुरंत परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। बस एक छोटा सा कदम उठाइए और उसे रोज दोहराइए। आपको एक किताब पढ़नी है, रोज सिर्फ 5 पेज पढ़िए। फिट होना है, रोज सिर्फ 5 मिनट वॉक कीजिए। अपना बिजनेस शुरू करना है, रोज 10 मिनट उस पर काम कीजिए। छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब आपसे एक सवाल, आज आप अपनी जिंदगी में कौन सा पहला छोटा कदम उठाने जा रहे हैं? अध्याय 10, फ्लो। जब सब कुछ अपने आप होता महसूस हो। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने गहरे डूब गए हैं कि आपको समय का एहसास ही नहीं होता। आप बिना रुके, बिना थके,
बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बस अपने काम में लगे रहते हैं, जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो, जैसे आप और आपका काम एक ही चीज बन गए हों। यही फ्लो की स्थिति है, जब आपका दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं और आप अपने सबसे बेस्ट लेवल पर काम कर रहे होते हैं। फ्लो एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और फोकस अपने चरम पर होते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। साल 1984, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में एक युवा एथलीट भाग लेने आया था। यह उसका पहला ओलंपिक्स था और दुनिया को उस पर ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई, यह धावक कुछ अलग ही कर रहा था। वह किसी भी दूसरे धावक की तुलना में ज्यादा तेज और ज्यादा फोकस्ड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ दौड़ नहीं रहा था, बल्कि किसी अलग ही दुनिया में चला गया था, पूरी तरह फ्लो में। उसने रेस जीती और ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। उसका नाम था कार्ल लुइस। बाद में जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो उसने कहा, जब मैं दौड़ता हूं तो मैं कुछ भी नहीं सोचता, मैं सिर्फ फ्लो में चला जाता हूं। मेरी बॉडी खुद ही काम करने लगती है और मैं बस अपने अंदर के रिदम को फॉलो करता हूं। फ्लो की यह स्थिति सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में फ्लो में आ सकता है, चाहे वह लिख रहा हो, पेंटिंग कर रहा हो, कोई बिजनेस प्लान बना रहा हो या कोई नया स्किल सीख रहा हो। फ्लो तब आता है जब आपके सामने का काम न ज्यादा आसान हो न ज्यादा मुश्किल। अगर कोई टास्क बहुत आसान होगा तो आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत मुश्किल होगा तो आप घबरा जाएंगे। लेकिन अगर टास्क आपकी क्षमताओं से थोड़ा ही ऊपर है तो आपका दिमाग पूरी तरह से उसमें घुस जाता है और फ्लो में चला जाता है। फ्लो में आने के लिए सबसे जरूरी चीज है डिस्ट्रैक्शंस हटाना। अगर आपका फोन बार बार बज रहा है या आप बार बार सोशल मीडिया देख रहे हैं तो फ्लो में आना नामुमकिन है। इसलिए जब भी आप किसी जरूरी काम पर ध्यान देना चाहें, फोन को साइलेंट कर दें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें और एक शांत माहौल बनाएं। दूसरी जरूरी चीज है स्पष्ट लक्ष्य। फ्लो तभी आता है जब आपको पता हो कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। अगर आप सिर्फ किसी काम को जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप फ्लो में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने काम में दिलचस्पी है तो आपका दिमाग खुद ही उसमें डूब जाएगा। तीसरी जरूरी चीज है फीडबैक। जब आपको तुरंत अपने काम का फीडबैक मिलता है तो आप ज्यादा आसानी से फ्लो में आ सकते हैं। यही कारण है कि वीडियो गेम खेलते समय लोग फ्लो में चले जाते हैं। उन्हें हर मूव का तुरंत रिजल्ट दिखता है। आप भी अपने काम में छोटे छोटे फीडबैक सिस्टम बना सकते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। फ्लो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाते हैं। अगर आपको कोई काम पूरा करने में आमतौर पर 4 घंटे लगते हैं तो फ्लो में वही काम 2 घंटे में भी हो सकता है और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स के साथ। अब सवाल यह है, आप अपनी जिंदगी में फ्लो कैसे ला सकते हैं? इसके लिए आपको अपने पैटर्न्स को समझना होगा। कौन से टाइम पर आप सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं? कौन से माहौल में आप सबसे अच्छा काम करते हैं? कौन से काम आपको इतने पसंद हैं कि आप उनमें डूब जाते हैं? अगर आप यह समझ गए तो आप हर दिन खुद को फ्लो में ला सकते हैं। और जब आप फ्लो में काम करेंगे तो आपकी सफलता की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। रीजन ChatGPT कैन मेक। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। साल 2003, एक युवा पेंटर अपने छोटे से स्टूडियो में बैठा था। उसके पास कोई बड़ी पहचान नहीं थी, न ही उसके पास कोई गैलरी थी जहां उसकी पेंटिंग्स बिकें। लेकिन जब भी वह ब्रश उठाता तो पूरी दुनिया को भूल जाता था। वह सिर्फ अपने कैनवास पर मौजूद रंगों और अपनी कल्पना में खो जाता। जब वह पेंटिंग करता तो उसे समय का बिल्कुल एहसास नहीं होता। न भूख लगती, न प्यास और न ही कोई थकान महसूस होती। उसका नाम था डेविड चू। डेविड चू ने अपनी कला को बिना किसी एक्सपोजर के सालों तक निखारा। उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन उसे अपने काम से प्यार था। वह बिना किसी बाहरी दबाव के सिर्फ फ्लो में आकर पेंटिंग बनाता रहता था। फिर एक दिन उसे एक स्टार्टअप कंपनी ने अपने ऑफिस की दीवारों को पेंट करने का ऑफर दिया। कंपनी बहुत अमीर नहीं थी, इसलिए वे उसे पैसे देने के बजाय अपनी कंपनी के कुछ शेयर देने को तैयार थे। ज्यादातर लोग इसे बेकार डील मानते, लेकिन चो ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया,
क्योंकि उसे पैसों की चिंता नहीं थी। उसे सिर्फ अपने फ्लो में रहकर काम करने में मजा आता था। कुछ साल बाद वह छोटी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। उसका नाम था फेसबुक। जब फेसबुक का आईपीओ आया तो डेविड चू के पास जो शेयर थे उनकी कीमत $200 मिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। एक पेंटर जिसने सिर्फ अपने फ्लो में काम किया, वह अचानक करोड़ों डॉलर का मालिक बन गया। लेकिन उसने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा था। यह कहानी बताती है कि जब आप अपने काम में फ्लो में आ जाते हैं तो आपको मेहनत महसूस नहीं होती। आप अपने काम में खो जाते हैं और वही काम आपको सफलता के दरवाजे तक ले जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने काम में फ्लो में आ पा रहे हैं? अगर नहीं, तो आपको अपने काम के साथ खेलने की जरूरत है, उसमें पूरी तरह डूबने की जरूरत है। एक बार जब आप फ्लो की ताकत को समझ लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। अब आपसे एक सवाल, आज आप अपनी जिंदगी में फ्लो लाने के लिए कौन सा पहला कदम उठाएंगे? अध्याय 11, फोकस। जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा बहेगी। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कम समय में दूसरों से कई गुना ज्यादा सफलता कैसे पा लेते हैं? ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई सुपर पावर है, उनके पास भी 24 घंटे का ही समय है, लेकिन उनकी एक खासियत होती है, उनका फोकस। जब वे किसी काम में लगते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। वे ना इधर देखते हैं ना उधर। उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है और यही गहरी एकाग्रता उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। लेकिन आज की दुनिया में फोकस सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। फोन की नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के लगातार अपडेट्स और हजारों चीजें हमारा ध्यान भटकाने के लिए तैयार रहती हैं। हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है और इसी वजह से हम किसी भी चीज में 100% नहीं दे पाते। फोकस का असली मतलब सिर्फ किसी चीज को देखना नहीं, बल्कि उसे पूरी गहराई से महसूस करना है। जब हम पूरी तरह किसी चीज में डूब जाते हैं, तभी हम असली मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह दुनिया के सबसे सफल लोगों का सीक्रेट है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। साल 1920। एक युवा लड़का अपने पिता के छोटे से वर्कशॉप में काम करता था। वह कारों का बहुत बड़ा दीवाना था। वह दिन रात इंजन, गियर और मशीनों के बारे में सोचता रहता। जब उसके दोस्त मस्ती कर रहे होते, वह अकेले बैठकर नई नई मशीनों के डिजाइन बनाया करता। कई लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसका नाम था सोइचिरो होंडा। होंडा को सिर्फ एक ही चीज से प्यार था, इंजीनियरिंग। वह इस पर इतना फोकस्ड था कि उसने अपनी पहली कंपनी असफल हो जाने के बावजूद हार नहीं मानी। उसने फिर से शुरुआत की और छोटी छोटी मोटर बाइक्स बनाने लगा। धीरे धीरे उसकी मोटर बाइक्स पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं और आज होंडा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। होंडा की सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक था, उसका जबरदस्त फोकस। जब आप किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आपकी एनर्जी, आपकी सोच और आपकी पूरी शक्ति उसी दिशा में बहने लगती है। और जब ऐसा होता है तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा फोकस्ड कैसे बन सकते हैं? पहला कदम है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। अगर आप फोन, सोशल मीडिया और बार बार आने वाले नोटिफिकेशन से घिरे हुए हैं तो आपका दिमाग कभी गहरे ध्यान में नहीं जा पाएगा। इसलिए जब भी कोई जरूरी काम करें, फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशंस बंद करें और एक शांत माहौल बनाएं। दूसरा कदम है एक समय में एक ही काम करना। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। रिसर्च बताती है कि जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग हर काम में औसत प्रदर्शन करता है, लेकिन जब आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा कदम है गहरी मेहनत, डीप वर्क करना। इसका मतलब है कि आप अपने दिन का एक हिस्सा पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक ही टास्क को दें। यह 30 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है या ज्यादा। इस समय में आप सिर्फ अपने काम में डूब जाएं और बाहरी दुनिया को भूल जाएं। चलिए इसे एक और कहानी से समझते हैं। साल 1997। एक आदमी अपनी कंपनी को लेकर बहुत परेशान था।
उसके प्रतिद्वंदी उसे बाजार से बाहर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कई लोगों ने उसे सलाह दी कि वह अपना बिजनेस बेच दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ एक चीज पर पूरा फोकस किया, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो दुनिया को बदल दे। वह आदमी था स्टीव जॉब्स। उसने अपने पूरे ध्यान और एनर्जी को एक चीज पर लगाया, आईफोन। और जब आईफोन लॉन्च हुआ तो पूरी टेक इंडस्ट्री बदल गई। स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा सीक्रेट था उसका लेजर फोकस। वह हर बेकार चीज को काट देता था और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता था जो सबसे ज्यादा मायने रखती थीं। यही कारण है कि उसने एप्पल को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में बदल दिया। अध्याय 12, सीखना, आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर। अगर आप गौर करें तो दुनिया के सबसे सफल लोग, एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इन सब में एक चीज कॉमन है, वे सभी हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और अपने दिमाग को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। उनका मानना है कि सीखना ही असली सुपर पावर है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग गलत तरीके से सीखते हैं। स्कूल में हमें सिर्फ रटने की आदत डाली जाती है, लेकिन असली जिंदगी में सीखना कुछ और होता है। असली सीखने का मतलब है समझना, जोड़ना और उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। साल 350 ईसा पूर्व, तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक युवा छात्र हर दिन लाइब्रेरी में घंटों समय बिताता था। उसे हर विषय में रुचि थी, राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति और दर्शन। वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, बल्कि हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करता था। वह छात्र था चाणक्य। चाणक्य की सीखने की क्षमता इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने अपने ज्ञान के दम पर पूरी भारतीय राजनीति को बदल दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से महान सम्राट बना दिया और भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर चाणक्य सिर्फ रटकर सीखते तो शायद वे इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने सीखने को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। अब सवाल यह है, आप अपनी स्टडी और सीखने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला तरीका है एक्टिव लर्निंग। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं होता, आपको उसे दोहराना और समझना भी जरूरी है। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो उसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करें। अगर आप किसी चीज को खुद समझाकर नहीं बता सकते तो इसका मतलब है कि आपने उसे सही से नहीं सीखा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। जब आप कोई जानकारी सिर्फ शब्दों में पढ़ते हैं तो आपका दिमाग जल्दी भूल जाता है, लेकिन जब आप उसे एक इमेज, एक कहानी या एक कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं तो वह लंबे समय तक याद रहती है। तीसरा तरीका है फीनमैन तकनीक। यह तरीका कहता है कि अगर आप किसी भी चीज को आसान भाषा में समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसे सच में सीखा है। अध्याय 13, मेमोरी, आपके दिमाग की सुपर पावर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई जरूरी चीज याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह दिमाग से निकल जाती है? आप किसी का नाम भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ चैप्टर याद नहीं रहता, या कोई नई जानकारी जल्द ही गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है जिसमें हम जानकारी सेव कर लें और वह हमेशा वहीं रहे। हमारा दिमाग एक डायनामिक नेटवर्क की तरह काम करता है जो चीजों को जोड़कर याद रखता है। अगर हम मेमोरी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो हम अपने दिमाग की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। साल 400 ईसा पूर्व, ग्रीस में एक महान दार्शनिक हुआ करते थे, सिमोनाइड्स। एक दिन वे एक भोज में आमंत्रित थे जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। वे मंच पर खड़े होकर एक स्पीच दे रहे थे, तभी अचानक पूरी इमारत ढह गई। कई लोग मलबे में दब गए और कोई नहीं पहचान पा रहा था कि कौन कौन घायल हुआ है। लेकिन सिमोनाइड्स ने अपनी मेमोरी का कमाल दिखाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और उस वक्त का पूरा दृश्य याद करने लगे। कौन कहाँ बैठा था, कौन किसके पास था। उन्होंने अपने दिमाग में एक नक्शा बना लिया और सबके नाम पहचान लिए। इस तकनीक को बाद में मेमोरी पैलेस टेक्निक कहा गया और यह आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली मेमोरी तकनीकों में से एक है। अब सवाल यह है
क्या आप अपनी याददाश्त को तेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके अपनाने होंगे। पहला तरीका है एसोसिएशन, जुड़ाव बनाना। हमारा दिमाग चीजों को अकेले नहीं, बल्कि जुड़ाव एसोसिएशंस के जरिए याद करता है। अगर आप किसी भी जानकारी को किसी इमेज, कहानी या किसी मजेदार चीज से जोड़ लेंगे, तो वह आपको जल्दी याद रहेगी। दूसरा तरीका है चंकिंग, जानकारी को टुकड़ों में बांटना। अगर आपको कोई लंबी जानकारी याद करनी हो, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे एक लंबा नंबर याद करने के बजाय उसे 2-2 या 3-3 अंकों के ग्रुप में बांट लें। तीसरा तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन, समय समय पर दोहराना। रिसर्च कहती है कि अगर आप कोई चीज एक बार पढ़ते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में उसे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे कुछ दिन बाद फिर से दोहराते हैं, फिर एक हफ्ते बाद, फिर एक महीने बाद, तो वह लंबे समय तक याद रहती है। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। नेपोलियन सिर्फ एक महान योद्धा और रणनीतिकार ही नहीं थे, बल्कि उनकी मेमोरी भी असाधारण थी। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे हजारों सैनिकों के नाम, उनकी रैंक और यहां तक कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी भी याद रखते थे। युद्ध के मैदान में जब वे अपने सैनिकों को नाम से पुकारते, तो सैनिक भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाते और उनके लिए लड़ने को तैयार हो जाते। नेपोलियन की मेमोरी सिर्फ नाम याद रखने तक सीमित नहीं थी। वे युद्ध के नक्शे, दुश्मन की चालें और हर छोटी से छोटी डिटेल्स को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते थे। यही कारण था कि वे हर युद्ध में अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहते थे। लेकिन उनकी यह गजब की याददाश्त कोई जादू नहीं थी, यह एक सीखी हुई स्किल थी। अध्याय 14, स्पीड रीडिंग। तेज पढ़ो, ज्यादा सीखो, आगे बढ़ो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है? किताबों की लंबी लिस्ट, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, ये सब हमारे दिमाग पर बोझ बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप पढ़ने की स्पीड को 2 गुना या 3 गुना बढ़ा सकें? दुनिया के सबसे सफल लोग, बिल गेट्स, एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, सभी एक चीज में एक्सपर्ट हैं, तेजी से पढ़ने और सीखने में। वे हर हफ्ते कई किताबें खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वे नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि स्पीड रीडिंग तकनीक से पढ़ते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। साल 1960। अमेरिका में एक युवा लड़का था जिसे बचपन में डिसलेक्सिया था, यानी उसे पढ़ने में कठिनाई होती थी। वह बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत धीरे पढ़ता था और बार बार चीजें भूल जाता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह था जॉन एफ कैनेडी, JFK। JFK को समझ आ गया कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी पढ़ने की स्पीड को बढ़ाना होगा। उन्होंने स्पीड रीडिंग की ट्रेनिंग ली और अपनी स्पीड को 300 से बढ़ाकर 1200 शब्द प्रति मिनट तक कर लिया। उनके इस हुनर की वजह से वे रोजाना कई रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी पढ़ लेते थे और सही फैसले ले पाते थे। JFK की यह स्किल इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने अपने अधिकारियों को भी स्पीड रीडिंग की ट्रेनिंग दिलवाई, ताकि उनकी पूरी टीम तेजी से सीख सके और देश के लिए सही निर्णय ले सके। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास तकनीकें अपनानी होंगी। सबसे पहली टेक्निक है सब वोकलाइजेशन को कम करना। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग शब्दों को चुपचाप दोहराता है, जिससे स्पीड कम हो जाती है। इसे कम करने के लिए आपको अपने पढ़ने की गति को तेज करना होगा और सिर्फ शब्दों को देखने पर फोकस करना होगा, न कि उन्हें अपने दिमाग में बोलने पर। दूसरी टेक्निक है चंकिंग, शब्दों को समूह में पढ़ना। जब हम एक एक शब्द पढ़ते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, लेकिन जब हम एक साथ 3-4 शब्दों को ग्रुप में पढ़ने लगते हैं तो हमारी पढ़ने की गति तेजी से बढ़ जाती है। तीसरी टेक्निक है पॉइंटर मेथड। जब हम अपनी आंखों को किसी लाइन पर इधर उधर घुमाते हैं तो पढ़ने की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन अगर हम अपनी उंगली, पेन या किसी पॉइंटर से शब्दों को ट्रैक करें तो हमारी आंखें तेजी से आगे बढ़ती हैं और स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप इन तकनीकों को रोजाना प्रैक्टिस करें तो आप अपनी पढ़ने की स्पीड को 2 गुना या 3 गुना बढ़ा सकते हैं। इससे आप कम समय में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं। चलिए एक और कहानी सुनते हैं।
साल 1940। अमेरिका में एक 10 साल का लड़का था जिसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन एक समस्या थी, वह बहुत धीरे पढ़ता था। जब वह अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को देखता तो पाता कि वे उससे कहीं तेज पढ़ सकते थे। इससे उससे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, क्या मैं कभी तेज पढ़ पाऊंगा? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सही तरीके से सीखो तो तुम्हारी स्पीड किसी भी इंसान से ज्यादा हो सकती है। इस जवाब ने उस लड़के की जिंदगी बदल दी। उसने तेज पढ़ने के तरीकों को सीखना शुरू किया, किताबों के पन्नों को स्कैन करना, शब्दों को समूहों में पढ़ना और बिना आवाज किए पढ़ने की प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगी। वह लड़का था हावर्ड बर्ग, दुनिया का सबसे तेज पढ़ने वाला इंसान। हावर्ड बर्ग ने अपने पढ़ने की स्पीड को इतना बढ़ा लिया कि वह 1 मिनट में 25,000 शब्द पढ़ने लगे। हाँ, आपने सही सुना, 25,000 शब्द प्रति मिनट। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया और दुनिया के सबसे तेज पाठक बन गए। उन्होंने अपनी इस तकनीक को कई लोगों को सिखाया। उनका मानना था कि हर इंसान अपनी पढ़ने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है, बस सही तकनीकों और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब सवाल यह है, अगर हावर्ड बर्ग ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? स्पीड रीडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। आपको बस सही तरीके अपनाने हैं और लगातार प्रैक्टिस करनी है। जब आप अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ा लेते हैं तो आप कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं, ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और बाकी दुनिया से आगे निकल सकते हैं। अध्याय 15, सोचने की ताकत। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का हर फैसला, हर सफलता, हर असफलता सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, आपकी सोचने की क्षमता। आप जो सोचते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में कैसे सोचते हैं? क्या आपका दिमाग सिर्फ वही दोहराता है जो दूसरों ने सिखाया है, या आप सच में गहराई से सोचते हैं? दुनिया के सबसे महान विचारक अल्बर्ट आइंस्टीन, लियोनार्डो दा विंची, स्टीव जॉब्स, इन सब की एक खासियत थी, ये सिर्फ आम लोगों की तरह सोचते नहीं थे, ये गहराई से सोचते थे। इनका दिमाग चीजों को एक अलग नजरिए से देखता था, नए कनेक्शंस बनाता था और ऐसी बातें सोचता था जो किसी और को नहीं दिखती थीं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। साल 1879। एक छोटा बच्चा स्कूल में बैठा था। बाकी बच्चे शिक्षक की बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन यह बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था, गहरे सोच में डूबा हुआ। शिक्षक ने गुस्से में पूछा, तुम मेरी बातें ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे? बच्चे ने धीरे से जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि अगर मैं रोशनी की गति से दौड़ सकूं तो दुनिया मुझे कैसी दिखेगी। पूरा क्लास हंस पड़ा। शिक्षक ने उसे धीमा और बेकार छात्र कह दिया, लेकिन यही बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का दिमाग बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था। वे सवाल करते थे, चीजों की गहराई में जाते थे और वही देखते थे जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपनी सोचने की शक्ति से रिलेटिविटी थ्योरी बनाई, जो पूरी दुनिया को बदल देने वाला सिद्धांत बना। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी सोचने की क्षमता को तेज और गहरा बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोचने की आदत को बदलना होगा। सबसे पहला तरीका है डीप थिंकिंग, गहराई से सोचना। ज्यादातर लोग सिर्फ सतही तौर पर सोचते हैं, लेकिन महान विचारक चीजों की जड़ तक जाते हैं। जब भी कोई सवाल आपके सामने आए तो खुद से पूछिए, व्हाई, हाउ, व्हाट इफ। जब आप बार बार सवाल करते हैं तो आपका दिमाग गहरी सोच की आदत डाल लेता है। दूसरा तरीका है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग नजरियों से सोचना। अगर आप सिर्फ एक ही तरह से सोचते हैं तो आपकी सोच सीमित रह जाती है। आपको अपने दिमाग को इस तरह ट्रेंड करना होगा कि वह हर समस्या के कई हल खोज सके। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे कि क्रिएटिविटी सिर्फ नई चीजें नहीं बनाती, बल्कि पुराने कनेक्शंस को नए तरीकों से जोड़ती है। तीसरा तरीका है साइलेंस, शांति में सोचना। आज की दुनिया में हर जगह शोर है, सोशल मीडिया, न्यूज, फोन नोटिफिकेशन।
लेकिन असली सोच तब होती है जब आपका दिमाग शांत होता है। आइंस्टाइन घंटों अकेले बैठकर सोचते थे और वहीं से उनकी सबसे बड़ी खोजें आईं। अगर आप सच में गहराई से सोचना चाहते हैं तो हर दिन कुछ समय शांति में बिताइए। अगर आप अपनी सोचने की शक्ति को बढ़ा लेते हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेते हैं। आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देख पाएंगे, बड़े फैसले ले पाएंगे और वही चीजें देखेंगे जो बाकी लोग नहीं देख सकते।